नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक आप कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी कवरेज देख सकते हैं और हम आपको बताएंगे आज बाजार में कहां पर एक्शन है, कहां पर हलचल है, क्या खबर है, उसका इंपैक्ट होगा क्या। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे आज मानसून की। और आज हम जब मानसून की बात कर रहे हैं तो आज की मानसून की बात होगी स्पेशली राजस्थान के ऊपर। जी हाँ, राजस्थान स्पेशल है आज मानसून में और ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा काम है कि हम आपको ग्राउंड की रियलिटी बताएं। और इस वक्त राजस्थान के मानसून को लेकर बहुत चर्चा हो रही है अलग अलग जगहों पर एग्री मार्केट के बीच में कि राजस्थान में आगे मानसून की चाल कैसी रहेगी, क्रॉप पर क्या इंपैक्ट होगा। तो इसीलिए हमने ग्राउंड के मिजाज को समझते हुए हमने ये सोचा कि हम आपको एक्चुअल रिपोर्ट बताएं कि राजस्थान में अब यहां से आगे मानसून की चाल होगी क्या। और ये बताने के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं एक बेहद खास मेहमान। हमारे साथ हैं राधेश्याम शर्मा जो कि हेड हैं IMD जयपुर के मौसम केंद्र जयपुर के हेड हैं और जो पूरे राजस्थान पर पैनी नजर मानसून को लेकर रखते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका शर्मा जी। और जब मैं आपसे बात कर रहा हूं सर, ये देश का नंबर 1 बिजनेस चैनल है और देश का पहला हिंदी बिजनेस चैनल है। आपके राज्य में बहुत देखा जाता है जी बिजनेस और आपको लोग सुनने के लिए बड़ा बेकरार हैं। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा, चूंकि जुलाई का महीना बहुत अच्छा रहा राजस्थान के लिए, मानसून के लिहाज से बहुत अच्छी बारिश हुई। अगस्त में थोड़ी रफ्तार पर ब्रेक लगी है। अब जरा हमें ये बताइए सर कि यहां से अगले एक हफ्ते तक ओवरऑल राजस्थान में बारिश की चाल कैसी रहेगी, क्या रिपोर्ट है मानसून की? देखिए, जैसा आपने बताया है कि मानसून के जो शुरुआती 2 महीने हैं, चाहे वो जून है या जुलाई की बात करें, तो दोनों महीनों में ही बहुत बेहतरीन मानसून का प्रदर्शन रहा था। और ऐसा एक भी कोई जिला अब तक नहीं था कि बारिश की कहीं कमी हो। लेकिन अगस्त में यदि देखें तो पिछले एक सप्ताह से लगभग पश्चिमी राजस्थान में तो यूँ कह सकते हैं कि एक सप्ताह से ज्यादा का समय हो गया है जब इस टाइप से ब्रेक मानसून है। और पूर्वी राजस्थान में करीब 5 दिन लगातार ऐसे हैं जब ज्यादातर इलाके जो है वो कंटिन्यूस ड्राई स्पेल के चपेट में है। तो अब यदि आगे आने वाले दिनों में भी यदि देखें तो अभी भी 1 वीक से 10 दिन का समय राजस्थान में फिर से मानसून की बारिश होने में और लग सकता है। यानी कि जो ब्रेक मानसून या जो ड्राई स्पेल राजस्थान में चल रहा है, अभी भी अगले एक सप्ताह तक तो पूर्वी राजस्थान में और पश्चिमी राजस्थान में कम से कम 10 दिन का समय अभी और लगेगा। जी कह रहे हैं, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि अगले एक हफ्ते तक पूर्वी राजस्थान में और पश्चिमी राजस्थान में तो अगले 10 दिन तक आप बहुत स्ट्रांगली इस बात को कह रहे हैं कि मानसून नहीं है, मतलब बारिश नहीं होगी। ये बहुत महत्वपूर्ण अपडेट आप दे रहे हैं सर राजस्थान को लेकर के। तो आप कह रहे हैं कि एक हफ्ते तक पूर्वी राजस्थान में और 10 दिनों तक पश्चिमी राजस्थान में बारिश की कमी रहेगी। मतलब आज हम बात कर रहे हैं आपसे 11 अगस्त को, तो आप कह रहे हैं कि 21-22 अगस्त तक पश्चिमी राजस्थान में बारिश नहीं दिखेगी, नहीं होगी। अब जरा आप बताइए सर कि जो मानसून का भी हमने देखा है कि हालांकि बहुत अच्छा रहा है पिछला 2 महीना जून और जुलाई का। ओवरऑल आपने जो कहा कि अगले 10 दिनों तक पश्चिमी राजस्थान में बारिश नहीं होगी, तो क्या टेम्परेचर को लेकर क्या आपका व्यू है, क्या तापमान बढ़ेंगे, क्या कैसा रहेगा मौसम ओवरऑल? देखिए, क्योंकि बारिश के चांसेस काफी कम हैं और हवा की भी बात करें तो विंड भी साउथ वेस्टर्ली कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग विंड रहेगी। मतलब कि अपेक्षाकृत तेज हवाएं भी अगले 2-3 दिन साउथ वेस्ट राजस्थान में कुछ इलाकों में दर्ज हो सकती है। यहाँ पे 25 से 30 किलोमीटर पर आवर की भी डे टाइम में जा सकती है। तो थोड़ा सा तेज हवाओं का असर रहेगा और ड्राई विंड भी। टेम्परेचर की भी बात करें तो तापमान जो है वो नियर नॉर्मल और कुछ जगह पे औसत से ज्यादा भी जा सकता है। तो अबो नॉर्मल टेम्परेचर कंडीशंस होगी, क्योंकि लगातार यदि कुछ दिन के लिए बारिश नहीं हो और आसमान में भी क्लियर हो तो ड्राई वेदर कंडीशंस रहने से तापमान में बढ़ोतरी होती है। तो अगले 5-7 दिनों के दौरान ये कह सकते हैं कि कुछ इलाकों में औसत तापमान होगा, कुछ में औसत से ज्यादा तापमान रहने की संभावना है। और विंड्स का भी थोड़ा असर रहेगा साउथ वेस्ट और वेस्ट राजस्थान में। और इसके अलावा बारिश के चांसेस जो है वो फिलहाल काफी कम नजर है। तो मतलब आप कह रहे हैं कि बारिश के चांसेस बहुत कम हैं, तापमान सामान्य या सामान्य से ज्यादा रह सकता है, ये आप अलर्ट बता रहे हैं। तो राजस्थान के कारोबारी किसान ध्यान दें, आप इस वक्त IMD जयपुर के हेड को सुन रहे हैं और इनको सुनने के बाद अपनी प्लानिंग आप कर सकते हैं ठीक से खेती किसानी को लेकर। एक सवाल सर मेरा आपसे और होगा, चूंकि आप कह रहे हैं कि अगले 10 दिनों तक बारिश नहीं है, ऊपर से तापमान ज्यादा रह सकता है, जो
खरीफ की फसल है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट हो सकता है इसका असर, बारिश नहीं होने का और तापमान ज्यादा रहने का? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, खरीफ की फसल के लिए अभी का जो पीरियड है वो बहुत ज्यादा क्रूशियल है बारिश के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अभी चूंकि 5-7 दिन ऑलरेडी ड्राई के निकल चुके हैं और अभी भी अगले 1 वीक भी ड्राई स्पेल रहता है, तो कम से कम 15 दिनों का एक ड्राई लॉन्ग स्पेल जो है वो खरीफ की फसल के लिए काफी ज्यादा प्रभावित करने वाला है। क्योंकि अब तक पानी की कमी नहीं थी, खरीफ की फसलें जो है वो काफी बेहतर पोजीशन में थी। लेकिन अब जो ये ड्राई स्पेल है तो इसमें जो रेनफेड एरिया है, मेनली जो वेस्ट राजस्थान के या पूर्वी राजस्थान में भी काफी इलाके रेनफेड है, उनमें वाटर स्ट्रेस हो सकता है यदि कोई अल्टरनेट इरिगेशन सिस्टम नहीं है। लेकिन किसान भाइयों के लिए ये जरूर हम सलाह देना चाहेंगे कि यदि आपके पास में कोई अल्टरनेट सिंचाई की व्यवस्था है तो अगले 10 दिन या 1 सप्ताह को जो टाइम पीरियड है इस दौरान 1 या 2 इरिगेशन जो है वो खेतों में कर पाएं तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ताकि जो अगला जो बारिश का स्पेल आएगा या अगस्त के आखिरी सप्ताह में या सितंबर के फर्स्ट वीक में मानसून एक्टिव होता है तो जो फसल को अब जो इस ड्राई स्पेल से नुकसान है उससे बचाया जा सकता है। तो अब ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो ड्राई स्पेल है 1-2 वीक का, इस ड्राई स्पेल में फसल को हो सके तो इरिगेशन सिस्टम या पानी देने की व्यवस्था की जाए ताकि उसमें जो है वो नुकसान कम से कम हो। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि जो किसान सक्षम हैं खुद से सिंचाई करने में वो करें ताकि उनकी फसल को नुकसान कम हो। चुकी आप कह रहे हैं कि ये 15-20 दिन का ड्राई स्पेल होगा, पहले भी हफ्ते भर से बारिश नहीं हो रही, आप कह रहे हैं 10 दिन और लगेंगे 10 दिन, तो आप कह रहे हैं कि ऐसे में ये बहुत क्रूशियल पीरियड है खेती के लिहाज से, फसल के लिहाज से, और जो किसान अपनी तरफ से सिंचाई कर सकते हैं वो उसका प्रबंध कर लें, ये आपकी तरफ से सलाह है। एक सवाल सर आपसे और, क्योंकि आपने कहा कि 10 दिन तक कभी मानसून नहीं रहेगा, बारिश नहीं होगी, उसके बाद का कंडीशन कुछ दिख रहा है आप लोगों को, या उसके बाद का कंडीशन दिखने में भी वक्त लगेगा? मतलब 10 दिन के बाद क्या होगा? बिल्कुल, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि देखिए मानसून में यदि देखें तो कुछ अल्टरनेट स्पेल्स होते हैं, कभी काफी एक्टिव स्पेल्स देखने को मिलते हैं और बीच बीच में कुछ दिनों के लिए वीक या ड्राई स्पेल्स भी देखने को मिलते हैं, पहले भी ऐसा हुआ है। लेकिन होता क्या है कि जब 2 वीक या 2 वीक से ज्यादा का यदि एक लॉन्ग ड्राई स्पेल यदि मिलता है तो उसका जो असर है वो लार्ज स्केल इम्पैक्ट जो है वो विशेष रूप से फसलों पर देखने को मिलता है। तो ये है कि ऐसा नहीं है कि पूरा महीना ही या आगे के जो बचे हुए दिन हैं उनमें ऐसा ड्राई स्पेल कंटिन्यू रहेगा। तो अब बीच का जो कंडीशन है या जो मॉडल इंडिकेशन है उसके हिसाब से जो अगस्त का आखिरी सप्ताह है उसमें मानसून के कुछ रिवाइव होने के इंडिकेशन मिल रहे हैं और सितंबर फर्स्ट वीक में भी पॉसिबिलिटी है कि भले पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाकों को यदि छोड़ दें तो पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में जरूर अगस्त के लास्ट वीक और सितंबर के फर्स्ट वीक में मानसून फिर से एक्टिव होगा। और ये आपने महत्वपूर्ण बात कही सर कि अगस्त के आखिर में और सितंबर की शुरुआत में आपने कहा कि पूर्वी राजस्थान में बारिश हो सकती है, लेकिन आपने कहा कि पश्चिमी राजस्थान को छोड़ के, मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगस्त के आखिर और सितंबर के फर्स्ट वीक में भी पश्चिमी राजस्थान में बारिश की संभावना नहीं होगी सर? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है कि होगी नहीं, ये है कि अब से अभी का कंडीशन है उसके हिसाब से ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि अगस्त के लास्ट वीक में पूर्वी राजस्थान में तो बारिश का सिस्टम एक्टिव होगा, लेकिन पश्चिमी राजस्थान में कितना एक्टिव होगा, कितने एरियाज में अभी बाकी रहेगा, उसके लिए अभी कहना थोड़ा जल्दबाजी रहेगा क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक्टिव सिस्टम तो नहीं दिखाई दे रहा है, बट स्टिल मानसून रिवाइव करेगा जिस हिसाब से अभी कंडीशन है। लेकिन यह है कि पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाकों में मानसून एक्टिव तो हो सकती है, बट अभी ये स्पष्ट नहीं है कि कितने इलाकों में बारिश कम होगी या और ज्यादा होगी। लेकिन ये तय है कि अगस्त के लास्ट वीक में और सितंबर के फर्स्ट वीक में जो ड्राई स्पेल है उससे कुछ निजात मिलेगी और कुछ मानसून एक्टिविटीज फिर से राजस्थान में देखने को मिलेगी। छोटा सवाल आपसे और सर, आप जुड़े हैं चूंकि हमारे साथ, क्या क्रॉप डैमेज को लेकर कोई असेसमेंट है आप लोगों का? अभी कहाँ कहाँ नुकसान हो रहा है? देखिए डिपेंड करता है कि कौन सी क्रॉप है और किस स्टेज में है। आप देखेंगे तो राजस्थान के अलग अलग सेक्टर में क्रॉप का स्टेज भी डिफरेंट है। कुछ इलाके में जो पहले, क्योंकि इस बार मानसून भी समय पे आया था और इससे पहले भी बारिश थी, तो कुछ इलाके ऐसे हैं जो समय से पूर्व जो है वो बोए गए हैं और अभी जो है वो काफी मतलब मैच्योर स्टेज की तरफ पहुंचने वाले हैं। तो लोकेशन स्पेसिफाई करना तो मुश्किल है,
लेकिन ये है कि जो 15 दिन का जो एक लॉन्ग ड्राई स्पेल है, इसमें वाटर स्ट्रेस तो होगा, इसमें खरीफ की फसलों को एडवर्स नुकसान भी होने के चांसेस हैं, लेकिन अभी के लिए यही सलाह है कि इस परिस्थिति को देखते हुए किसान भाई हो सके जो अपनी ओर से पूरा प्रबंध और मैनेज करें। ओके, चलिए, बहुत शुक्रिया राजेश श्याम जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और राजस्थान के किसानों को गाइड करने के लिए, साफ शब्दों में बताने के लिए कि अगले 10 दिनों तक बारिश नहीं है, आप सिंचाई का इंतजाम कर लें। आप कह रहे हैं कि महीने के आखिर में पूर्वी राजस्थान में तो सिस्टम दिख रहा है, लेकिन पश्चिमी राजस्थान को लेकर तस्वीर अभी साफ नहीं है। आगे इस पर आप और अपडेट देंगे। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, डिटेल में मानसून के ऊपर बात करने के लिए। तो ये मानसून के ऊपर बड़ी खबर, खास करके राजस्थान के किसान के लिए, कारोबारियों के लिए, जो लोग राजस्थान की फसल पर नजर रखते हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण अपडेट है कि अगले 10 दिनों तक बारिश की संभावना बिल्कुल नहीं है राजस्थान में। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं दाल की। दाल के दाम थोक में हफ्ते भर में 2 से 3% बढ़ गए हैं। क्यों बढ़े हैं ये बताने के लिए सुनील बलदेवा हैं, प्रेसिडेंट हैं एग्री फार्मर्स एंड ट्रेडर एसोसिएशन के। सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्यों तेजी आ गई सर दालों में तमाम उपायों के बावजूद? मोदी जी, जैसा मैंने आपके चैनल में पहले भी बोला था कि जब अफ्रीका की तुअर आने लगेगी, तुअर के दाम गिरेंगे, और जब 15 जुलाई के बाद जब थोड़ी बहुत डिमांड आती है, तब दोबारा बाजार में जो है थोड़ा फर्म होएगा। वही हमें देखने को मिल रहा है। जहाँ तक तुअर की बात मैं बताऊं तो तुअर अफ्रीका से लोड होना चालू हो गया है। अगले 15 दिन में माल पहुंचेगा, तब मुझे लगता है कि इसके भाव हालांकि अभी स्टेबल है, कोई बहुत ज्यादा तेजी नहीं आई है इन दिनों में, लेकिन मुझे लगता है उसके बाद हमें कुछ और राहत मिलने की उम्मीद है। जो पहले राहत मिली थी वो राहत बरकरार रहने की उम्मीद है, और नवंबर दिसंबर के बाद जब अपनी क्रॉप आएगी तभी इसमें बड़ी राहत की उम्मीद है। उससे पहले बड़ी राहत की उम्मीद इसमें नहीं है। जहाँ तक बाकी दालों की बात करें तो बाकी दालें जो है वो फर्म है या फिर कुछ न कुछ रुकी हुई है, क्योंकि जहाँ उड़द मूंग की बात करें तो मूंग सरकार बराबर बेच रही है और मूंग के भाव स्टेबल है। हाँ, चने में जरूर एक तेजी देखने को मिली है, वो एक अच्छी बात है देश के लिए और किसानों के लिए, क्योंकि चने जो है एमएसपी से काफी नीचे बोल रहा है, वो एमएसपी की तरफ जा रहा है। तो इसमें जरूर 500 की तेजी आई है, और ये जैसा मैंने कहा कि ये एक अच्छी खबर है, बल्कि ये बुरी खबर नहीं है। हाँ, एमएसपी के ऊपर जाता है तो कंज्यूमर की तरफ से सरकार थोड़ा इसको लेके आशंकित होती है, इसलिए उस पर नजर रखती है। तो मुझे लगता है कि अभी जो तुअर के दालों के जो भाव हैं वो बहुत ज्यादा चिंताजनक नहीं है, स्टेबल और रुके हुए और फर्म की तरफ है। ओके, बहुत शुक्रिया सुनील जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पर बात करने के लिए। अब नवनीत जी आप बताइए कि आज के लिए गोल्ड में क्या करना चाहिए? क्या गोल्ड में इस भाव पर, ताजा भाव पर बाइंग करना ठीक है? नवनीत जी। नितिन जी, लास्ट कुछ दिनों में हमने देखा है कि गोल्ड के प्राइस में कंटिन्यू दबाव आते हुए नजर आ रहा है। काफी हद तक होल्ड किया है फर्स्ट हाफ ऑफ द वीक ने गोल्ड प्राइस पर। लास्ट 2 दिन में लुढ़कते हुए करीब $1900 के आसपास आ चुके हैं कॉमर्स पे। मुझे लगता है कि यहाँ से डेटा सीपीआई का भी जो आया है वो भी कुछ खास इंडिकेशन नहीं कर रहा है, और आगे ब्याज दर बढ़ती हुई नजर आ रही है। गोल्ड थोड़ा सा सेल सिंक में रहेगा, 58,900 के आसपास सेल किया जा सकता है। 59,150 के आप स्टॉप लगाइए, 58,500 तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं। ओके, तो ये राय आपकी हो गई गोल्ड के ऊपर कि गोल्ड में अभी आपको करना क्या है। चांदी पर आपका व्यू पटनायक जी, सिल्वर में कोई ट्रेड आपको दिख रहा है सर? बिल्कुल जी, मुझे लगता है कि चांदी यदि थोड़ा बहुत भी बाउंस बैक करता है तो वहां पे सेल करके चल सकते हैं। मेरा कॉल है कि 70,400 के आसपास यदि चांदी आती तो बेच के चलिए। स्टॉप लॉस लगाइए 70,800 का। फर्स्ट टारगेट प्राइस रहेगा 69,800 का, एंड उसके नीचे प्रेशर रहेगा तो 69,500 का रेट भी दिखा सकता है। ओके, तो ये राय आपकी हो गई चांदी पर। इस पर आप नजर रखें कि चांदी में अभी आपको करना क्या है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे क्रूड में, मेटल में आपको क्या करना है। तुरंत लौटते हैं। ब्रेक के बाद भी आपका स्वागत है। पटनायक जी, कच्चे तेल में क्या किया जाए सर? क्रूड का मार्केट तो बढ़ता है, फिर नीचे आता है, रुकता है, क्या करें क्रूड में भी? देखिए, क्रूड में तो अभी 2 चीजें जो नेगेटिव है। एक है तो राइजिंग डॉलर प्राइसेस हैं,
और दूसरा सीपीआई का जो डेटा है उसके हिसाब से थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आया है क्रूड के, चाइना का स्टोरी, ये 3 चीजें जो क्रूड को थोड़ा प्रेशर में डाल रही है। नहीं तो तेजी तो बरकरार है और आप ओपेक की माने तो डिमांड में बढ़ोतरी होने वाली है आगे चल के भी। बट आज के ट्रेड के हिसाब से मुझे लगता है क्रूड यदि 67, 80 या 85 के आसपास आता है तो एक बार बाय करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाएंगे 67.20 का, टारगेट प्राइस रहेगा 68, 60 एंड उसके बाद आगे बढ़ते रहेगा तो 68, 80 का भी लेवल आ सकता है आज के दिन पे। ओके, ठीक है। तो ये राय आपकी हो गई क्रूड के ऊपर कि क्रूड में अभी आपको करना क्या है। नेचुरल गैस में पिछले कुछ दिनों में बड़ी अच्छी तेजी का माहौल बना है। नवनीत जी, आज के लिए आपको एनजी का मार्केट कैसा लग रहा है? आज भी मार्केट ऊपर है, 230 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, क्या कर रहे हैं नवनीत दमानी? सर सुन पा रहे हैं नवनीत जी आप? लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। आप बताएं पटनायक जी क्या करें एनजी में? जी मुझे लगता है कि हाँ बोले नवनीत जी बोले। जी मुझे लगता है कि लास्ट 2-3 दिनों में हमने काफी उठापटक का माहौल एनजी के प्राइसेस में आते हुए देखा है। 220 से 245 तक की जर्नी देखी और वहां से पिछले 2 दिन में करेक्ट होते वापस 230 के आसपास आ चुका है। बायस लार्जली थोड़ा सा पॉजिटिव होता हुआ नजर आ रहा है। फैक्टर्स थोड़े से एज वी अप्रोच विंटर सीजन थोड़े से पॉजिटिव होते हुए नजर आ रहे हैं और यूरोपियन नेशंस की डिमांड भी राइज होते हुए नजर आ रही है। मुझे लगता है 230 के आसपास मिले तो बाय किया जाए, 225 का आप स्टॉप लगाइए, 240-42 तक के टारगेट फिर से 1-2 दिनों में देखने मिल सकते। ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई नेचुरल गैस पे कि यहां पर आपको करना क्या है। चलिए, बहुत शुक्रिया नवनीत जी आपका, पटनायक जी आपका, जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहां पर ट्रेड के मौके बनेंगे। लेकिन आज शाम 4:30 बजे आपके लिए एक बेहद खास शो। हीरा सिर्फ खान से निकलता है, ये बात अब पुरानी हो गई है। हीरा अब सिर्फ खान से नहीं बल्कि विज्ञान से भी निकलने लगा है। और जी हां, अब हीरा लैब में भी बनने लगा है और लैब वाले हीरे का क्रेज इतना है कि खुद सरकार इसे प्रमोट कर रही है। तो अब सवाल यह है कि लैब ग्रोन डायमंड, जिसे लैब वाला हीरा कहते हैं, ये नेचुरल डायमंड से कितना अलग है, प्राइस में कितना फर्क है, ये कैसे बनता है, इसकी पूरी प्रक्रिया जानने समझने के लिए हम पहुंचे हैं गुजरात के सूरत। देखिए एक झलक, पूरा शो शाम 4:30 बजे। हीरा जो खदान से नहीं निकला विज्ञान से। लैब ग्रोन डायमंड कैसे बनता है, उसकी पूरी प्रक्रिया है क्या? लैब वाला हीरा चमक रहा अब शान से। माइन डायमंड आप लेने जाओ तो उसकी जो कीमत है उसके कंपेयर में ये कीमत में 10% है। लैब ग्रोन डायमंड पर दूर होगी हर भ्रांति। ये जो लैब में जो हीरा बनता है उसकी 4 प्रक्रिया होती है। जी बिजनेस दिखाएगा देश में हीरे वाली क्रांति। फर्क नहीं है दोनों डायमंड में, बोलो कि भी ये माइन है ये लैब है, फर्क तो कोई है नहीं। देखिए ये हीरा लैब वाला शाम 4:26 पर सिर्फ जी बिजनेस पर। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। छोटा सा ब्रेक के बाद देखिए कॉर्पोरेट रडार। नमस्कार।